दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो एएलपी का सीरीज चलते आ रहा है, जिन जिन लोगों का एग्जाम होते जा रहा है वो सभी लोग बहुत खुश है। मतलब जिनका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है, जिनका नहीं जा रहा है बाकी वो हताश भी है। जिन सभी का एग्ज़ाम बाकी है, वैसे तो अब जो है रेलवे, वैसे रेलवे के एसएससी या फिर कोई रेलवे कोई भी हो, अब एनालिसिस तो अब नहीं करा सकती है। बाकी सभी लोग जो पहले एनालिसिस के भरोसे बैठे रहते थे, बाकी अपना देख लेते थे कि कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। जब से एनालिसिस बंद हुआ है सभी लोगों के मन में चिंता सी, और एक दूसरे से विद्यार्थी से संपर्क करके जो पूछा करते हैं कि क्या किस में कितना पूछ रहा है। इसमें आपको रीजनिंग का वेटेज जो है वो थोड़ा फंसा रहा है। उसके बाद करंट अफेयर जो ऐसा पूछ रहा है जिसकी हवा कहीं से नहीं लग रही है। मतलब इस प्रकार से पूछ रहा है करंट अफेयर। बाकी मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग जो है वो सब तो रेंज में ही रहता है। तो जो आपने मेहनत किया उसको अपने पर बेस्ट रखिए, और जो रिवीजन हो सकता है वीडियो के माध्यम से हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है उसमें संपूर्ण योगदान जो वो अपना दिया कीजिए, और लाइव चैट में आके जो हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया कीजिए। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है उसके लिए चिंतित ना होना है। तो जो क्वेश्चन यहाँ हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरह से जो है हर चीज़ को निचोड़ निकाल के जो लाया जाता है। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो कम्बिनेशन का जो कराया जा रहा है, पहले तो 9th-10th का कराया जा रहा था, उसके बाद 6 to 12 का भी दिन कराया गया था, जो कि अंतिम आहुति के नाम से अभी भी वीडियो बना हुआ है, जो कि संडे स्पेशल को ही कराया गया था। उसमें केमिस्ट्री छूट गया था, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी हो चुका था और केमिस्ट्री जो है वो छूट गया था। तो केमिस्ट्री को जो आज पूरा कराया जाएगा। और उससे पहले जो हर दिन की भांति वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि एंटीबायोटिक शब्द का इस्तेमाल जो है पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब सेलमैन वैक्समैन के द्वारा किया गया था। इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उसका नाम जो हमारी डिस्कशन टीम द्वारा लिया जाता है। अगर आप भी अपना नाम सबसे पहले इन लिस्टों में शुमार होना चाहते हैं तो सबसे पहले जवाब दिया कीजिएगा। और सबसे पहले जो कल के क्वेश्चन का जवाब दिए हैं वो हो जाएंगे प्रवीण कुमार जी हैं, जो कि तमिलनाडु से जवाब दिए हैं। दूसरे स्थान पे प्रशांत बाबू जी पटना से जवाब दिए हैं। तीसरे स्थान पे जो है वो आपको प्रीति राय जी है, पटना से हैं। चौथे स्थान पर जो है वो आपको प्रीतम कुमार जी हैं, और 5वें स्थान पर जो है वो आपको राकेश कुमार यादव जी हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो हर दिन की भांति जो आपको आज होमवर्क कल होमवर्क नहीं दिया गया था, इसलिए आज जो है आपको सिर्फ स्पेशल जो है वो केमिस्ट्री जो है वो रिविजन के माध्यम से, जो कि 6 to 10th तक जो एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी, मतलब जो आपको भारतीय भवन का जो क्या कहते हैं बिहार पब्लिकेशन का जो बुक होता है वो, जो कि वर्ग 6 से 10 तक जो एनसीईआरटी जो क्लास जो है वो सरकारी स्कूलों में चलता है, उस सारे फैक्टों को जो एक निचोड़ के माध्यम से लाया गया है, और उसी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले जो डेली का करंट अफेयर रहता है उसको कराने का प्रयास करते हैं। बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की पहली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान जो है वह किस विश्वविद्यालय को दिया गया है। तो ये अन्ना विश्वविद्यालय को जो यह दिया गया है, जो अन्ना विश्वविद्यालय जो इसको जो है शीर्ष स्थान जो है वो दिया गया है। बताया ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक, मतलब कुछ सूचकांक भी देखिएगा, सूचकांक से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत का स्थान कैमा हो गया है, 39वें स्थान पर चुका है। और HDI यानी मानव विकास सूचकांक में कितना है, 134 स्थान हो जाएगा। और भूखमरी में कितना है, 105वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है। और एशिया पावर इंडेक्स में कितना है, तीसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा कि अब तक के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति जो वो कौन बन चुके हैं, ये एलन मस्क बन गए हैं। और यह कितना डॉलर से जो ये आप बन गए हैं, $348, 348, 84 ने उल्टा देख लिया, $348 से जो है इनके पास जो है वो कुल संपत्ति जो यह हो चुकी है। आगे बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य ने नरसापुर क्रोकेट लेस को GI रजिस्टर्ड टैग जो है दिया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश को दिया है, जो कि नरसापुर हो जाएगा। और ये टैग देने वाले जो है ना वो हो जाएंगे कपड़ा मंत्री, और वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह जो है वो देखते होइएगा। इसका नाम है नरसापुर क्रोकेट लेस, यानी जो लेस से जो मतलब बनता है, जो गांव घर में देखते हुए गेट पर जो पर्दा बनता है, जो सुई से जो बनाया जाता है गेट, जो गेट पर्दा भी कहा जाता है, इन सही जो है ना इसका GI टैग जो भी हाल ही में किस राज्य को दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। मतलब वहाँ जो है एक सुई के माध्यम से जो है वहाँ लेस से जो है कलाकारी की जाती है, उसका GI टैग किसको दिया गया है, आंध्र प्रदेश को दिया गया। उसका नाम हो जाएगा नरसापुर क्रोकेट लेस हो जाएगा। ठीक है। और GI टैग की शुरुआत जो है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1999 के अधिनियम के तहत किया गया था। और यह जो है लागू कब से किया गया था, 2003 से लागू किया गया था। और 4 में दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग, जो कि चाय हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में जो उसको चाय को 2003 से यह स्टार्ट हो गया था, लेकिन सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग, जो कहाँ पड़ता है, असम के पश्चिम बंगाल के चाय बनता है। और ये जो GI टैग होता है, इसका GI का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडक्शन।
भौगोलिक इंडक्शन, भौगोलिक संकेतन, इसको इंट्रक्शन मतलब तो वो समाकलन हो जाता है और इंडक्शन मतलब संकेतन हो जाता है, यानी भौगोलिक संकेतन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए देता है। ये जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है और पेटेंट जो दिया जाता है वो 20 साल के लिए देता है। पेटेंट 20 साल के लिए और जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। कोई दिक्कत कुंदन जी? पेटेंट क्या साल के लिए? 20 साल के लिए और जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग जो दिया गया, कहाँ के दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश मथुरा को दिया गया। और सिल्वर फ्रिगरी जो कि उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है। आगे बताएगा, भारत का पहला जीआई टैग जो दिया गया था किसको दिया गया था? वही दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, जो कि 2004 में दिया गया था। आगे बताइएगा कि हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया है? संस्कृत और मैथिली भाषा में अनावरण किया है। मतलब जो पहले भाषा, मतलब जो था ये क्या कहते हैं, संविधान का वर्षगांठ जो मनाया गया 75वें क्रम का, इसको मनाने की शुरुआत जो मोदी जी स्टार्ट किए थे 2015 से इसको स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। और यह जो इस बार मनाया गया है 75वें क्रम का मनाया गया है, मतलब 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ये 26 नवंबर 1949 को जो है ये बन के रेडी हो गया था और यह जो 50 में लागू हुआ था। और ये इसका जो है ना 49 में 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2024 होगा ना। तो ये 2024 में इसको मनाया गया 75वें क्रम का। और इसी में जो है ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इस भाषा जो है, जो कि संस्कृत और मैथिली भाषा में जो है, इसको जो है संविधान की प्रति को अनावरण किया गया। और संविधान की मूल प्रति जो है वो किस गैस में डुबा के रखी गई है? हीलियम गैस। हीलियम गैस में जो उसकी मूल प्रति को डुबा के रखी गई है। और संविधान की मूल प्रति को कौन अपने हाथों से लिखे थे? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, इनका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि संविधान के मूल प्रति को अपने हाथों से लिखने का काम किए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया लेके, बिना मतलब के जो रुपया नहीं लिए थे, फ्री में जो है वो इसको लिखे थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि शास्त्रीय भाषा कितना हो चुका है? 11 गो। पहले कितना था? 6 गो। पहले 6 गो था, फिर 3 गो हुआ, तो इसमें से प्राकृतिक फारसी को हटा दिया गया, फिर उसमें 2 गो और ऐड कर दिया गया। सबसे पहला भाषा कौन हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। सबसे पहले कौन हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद कन्नड़, फिर मलयालम, फिर उड़िया सबसे लास्ट में आया था। उसके बाद जो 3 लगातार 5 गो आएगा था, उसमें आएगा आपको असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी, जो ये सब भाषा को क्या किया गया था? अभी जो हाल ही में जो है वो 5 गो भाषा को जो है वो ऐड किया गया। और भाषा की बात कीजिएगा तो संविधान की भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया। और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 गो थे। और उसको जो अब जो संविधान संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 22 को कर दिया गया। तो जो 15वीं भाषा थी वो भाषा कौन ऐड किया गया? सिंधी 15वीं सिंधी को ऐड किया गया था। और इसमें जो है ना 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जो है सिंधी को ऐड किया गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और सिंधी के बाद जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इस तीनों भाषाओं को ऐड किया गया था। और उसके बाद 72वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान 92वां संविधान संशोधन होगा ना। 92वां संविधान संशोधन 2021, 71, 92 नहीं होगा। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 करके जो है 4 गो भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसको जो है वो जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बताइएगा, पहला संविधान दिवस जो है ना किस तिथि को मनाया गया था? 26 नवंबर 2015, बोले 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। और संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया। और इस बार से मनाया गया 2024 से ही मनाया गया। और संविधान हत्या दिवस जो आपातकाल घोषणा की थी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 1975 में, ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस इस बार मनाया गया है। और आपको अंतरिक्ष दिवस जो मनाया गया है वो 23 अगस्त 2023 से मनाया गया है। 23 अगस्त 2023 से मनाया जा रहा है। और संविधान हत्या दिवस हो जाएगा तो 25 जून 2024 से स्टार्ट किया गया। और ये जो मनाया गया है, जो संविधान दिवस मनाया गया, ये 26 नवंबर को मनाया गया। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया गया, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो संविधान में नवीनतम संशोधन जो है वो कैमे क्रम का हो चुका है? 106वें क्रम का हो चुका है। मतलब संविधान में अब तक 106 गो संविधान संशोधन जो है वो हो गया है। और यह 106वां संविधान संशोधन जो था वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत आया था। और इसी में जो है ना महिलाओं को लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए जो 33% आरक्षण का जो है वो दिया गया था। और ये कब से लागू होगा?
2026 से, यानी अगले परिसीमन जो होने वाला है 2026 से जो है वो वहाँ की महिलाओं को लड़ने के लिए जो है अब जो है जो 2026 से उसको जो है 33% आरक्षण जो वो दिया जाएगा। बताइएगा प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, यह किस केस में कहा गया था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था। ये केस का मतलब लागू हुआ था, प्रभाव में था 1973 में, यह जो प्रभाव में जो यह आया गया था। बताइएगा संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हो चुका है? एक बार हुआ था और एक बार हुआ है, एक बार हो चुका है 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जो इसमें जो है संशोधन करके जो जोड़ा गया था। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। और कहाँ के बने हैं? ये सब बिहार के समस्तीपुर जो कि ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से जो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे उनको भारत रत्न दिया गया है 2024 में ही, और 2024 में उनको खरीद लिया, जो कि ताजपुर से भी आते हैं जो कि वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। और ये यही समस्तीपुर के पटेल मैदान के अकेडमी से, समस्तीपुर क्रिकेट अकेडमी से टेस्ट प्रैक्टिस अपना किया करते थे। और सबसे कम उम्र के आईपीएल के इतिहास में चुना मतलब खरीदे जाने वाले यह जो है वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड्स बैट्समैन है, मतलब बायां खेलते हैं। और हाल ही में अंडर 19 जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था इसमें अपना 100 रन भी मारे हैं। और रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले भी कौन हो जाएंगे? ये वैभव सूर्यवंशी हो जाएंगे। देखने से ये बड़े लगते हैं, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ है वो जो है उसके हिसाब से मतलब जो है सो 13 साल के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। और इनको खरीदा कितना में गया है? 1 करोड़ 10 लाख। मतलब जिस टाइम में वकील साहब चड्डी में घूमते हो जाएगा उस टाइम के बच्चे जो है 1 करोड़ जो करोड़पति बन गए हैं, 1 करोड़ 10 लाख में इनको खरीदा जो है वो जा चुका है। मतलब मीडिया की बौछार वहाँ लगी हुई है। कल जो है यहाँ के भी समस्तीपुर के पटेल मैदान में कटा था, उसके आगमन की खुशी में यह किया गया था। सबके देते चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार कौन बन गया है? ये ऋषभ पंत। मतलब पूरे आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन हो गया है? ऋषभ पंत। पिछला बार जो पैट कमिंस और मिचेल स्टार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अब जो है 27 करोड़ में कौन खरीद लिया है इसको? एलएसजी खरीद लिया है। कौन खरीद लिया है? एलएसजी। लखनऊ इसको खरीद लिया है। किसको? ऋषभ पंत को। और पिछला बार जो जीता था 2023 में जो वर्ल्ड कप बोल रहे हैं 2024 का जो वर्ल्ड आईपीएल जो जीता है ये कौन जीता था? केकेआर। और केकेआर के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। इसको कौन खरीद लिया है? पंजाब। चंपाप नहीं, पंजाब जो है खरीद लिया है। ये 26.75 करोड़, मतलब इससे 25 लाख कम में इसको खरीद लिया है। श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पे हो जाएंगे और पहले नंबर पे कौन हो जाएंगे? ऋषभ पंत। जिस प्रकार पिछले बार सबसे तेज नंबर पे थे मिचेल स्टार, उससे एक स्टेप नीचे थे पैट कमिंस, ठीक इस बार सबसे तेज मतलब सबसे अधिक पैसे में खरीदे जाने वाले कौन हो गए हैं? ऋषभ पंत। 27 करोड़ रुपया। सोच सकते हैं 27 करोड़ यानी 2700 लाख रुपया जो है, इतना रुपया जो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब थूक लगा के नहीं गिनना पड़ेगा, मशीन से गिनना पड़ेगा। मुखिया जी कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आईपीएल जो हुआ था ये सबसे पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था। और कौन जीता था इसको? राजस्थान रॉयल जीता था। इसलिए राजस्थान जो है फिर सोच रहा है कि इसको खरीद लें तो फिर एक बार मार लेंगे एक छक्का। आगे बताइएगा आईपीएल 2024 में कुल कितने टीम भाग ली थी? 10 गो टीम भाग ली थी। ठीक है, बताइएगा वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस जो है ना 2025 में कहाँ मनाया जाएगा? पुणे में मनाया जाएगा। सेना दिवस अब मनाया जाएगा जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस जो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना हो जाएगा तो ये 8 अक्टूबर को हो जाएगा। और नौसेना हो जाएगा तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये थल सेना दिवस अब जो मनाया जाएगा 2025 का वो कहाँ मनाया जाएगा? पुणे में। नौसेना तो मतलब हो गया, मतलब सॉरी नौसेना बोलते हैं, वायुसेना जो है वो 8 अक्टूबर को मना लिया गया। वो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हो गया था। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं नौसेना अब जो मनाया जाएगा वो कहाँ मनाया जाएगा? पुरी में मनाया जाएगा। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। मतलब नौसेना जो मनाया जाएगा 4 दिसंबर में, मतलब कुछ ही दिनों के बाद नौसेना दिवस ही मनाया जाएगा। वो कहाँ मनाया जाएगा? पुरी उड़ीसा में। और पुरी की रथ यात्रा किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को जो है समर्पित जो है वो हो जाएगी। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के पहले सीडीएस कौन बने थे? विपिन रावत। जनरल विपिन रावत बने थे। और वर्तमान में उनकी मृत्यु के बाद कौन बन गए हैं? ये अनिल चौहान जो है बन गए हैं। ठीक है, आगे बताइएगा हाल ही में नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च जो किया गया। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है? अभी मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान जो है, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उठ के वहाँ से चट से यहाँ आ गए। और यहाँ जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय सह कृषि मंत्री कौन बन गए हैं? ये शिवराज सिंह चौहान। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री बेगूसराय वाले हैं।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मैया सम्मान योजना कहाँ स्टार्ट किया गया था? ये झारखंड में हो गया। कहाँ स्टार्ट किया गया था? झारखंड में। और यही सम्मान के तहत जो है ना ये झारखंड का चुनाव भी जीत गए थे। कौन? हेमंत सोरेन जीत चुके हैं। और हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो मुख्यमंत्री कौन बन गए थे? चंपई सोरेन बन गए थे। ठीक है, बताइएगा कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कौन स्टार्ट किया है? असम के द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री मितान योजना हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। महतारी बंदना भी हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा मुख्यमंत्री भाव सम्मान योजना हो जाएगा तो महाराष्ट्र। ठीक है, भाव है तो महाराष्ट्र, जो कि लड़का जो है मतलब पुरुष से योजना से संबंधित है, ये संबंधित हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा हियो और तातो जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध जो है ये किस राज्य से हो जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। हियो और तातो कहाँ से हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश से जो यह हो जाएगा। और यह जो है ना बिजली निर्माण करने के लिए इस योजना को जो है वो स्टार्टिंग किया गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिएगा तो इसकी गठन कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 87 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? पेमा खांडू वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो जाएंगे तो केटी पटनायक जो वहाँ कौन हो जाएंगे? केटी पटनायक वहाँ के राज्यपाल जो है वो हो जाएंगे। बताइएगा पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा भी हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। यामयाप अरुणाचल प्रदेश में यह जो है पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो यह पड़ता है। 17 को व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन बताएगा सेला सुरंग कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सिलकायरा सुरंग हो जाएगा तो उत्तराखंड में। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश और सिलकायरा सुरंग उत्तराखंड में। ये सिलकायरा सुरंग में जो 21 मजदूर भाई जो थे वो फंस गए थे, उसी को निकाला गया था। सिलकायरा सुरंग जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि हाल ही में कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया। और कोशिका की बात कीजिएगा तो कोशिका का सर्वप्रथम खोज किस द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 में मृत कोशिका के किया गया था। और जीवित कोशिका खोज कौन किए थे? एंटोनियो लुबेनहुक 1674 में किए थे। और कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन कब दिए थे? 1838 में। 1838 में दिए थे। और स्वान कब दिए थे? 1839 में। स्वान जो है 1 साल मतलब पहले स्लाइडेन दिए 1838 में कोशिका सिद्धांत, और 1 साल के बाद दिए थे 1839 में स्वान दिए थे। ठीक है, और केंद्र का खोज किस द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। केंद्रक होगा तो रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका हो जाएगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन जो हो जाएगा ना केंद्रक हो जाएगा, और हुक हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? कोशिका किया गया था। कब खोजे थे इसमें नहीं पता। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 1800 में होगा, 1900 कहाँ होगा? आगे बताइए क्वेश्चन है कि हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब जीतने वाले एंटोन सेन किस देश के खिलाड़ी हो जाएंगे? तो ये डेनमार्क के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? डेनमार्क के जो खिलाड़ी हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि डूरंड कप जो है ना ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसको जीता कौन है? ये नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल यानी नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जो है इसको जो है वो जीत चुका है। बताएगा मिस यूनिवर्स 2024 जो बनी है वो कौन बनी है? ये भारतीय हो जाएगी तब रिया सिंधा। और सिर्फ मिस यूनिवर्स 2024 होगा तो ये विक्टोरिया बनी है। विक्टोरिया जो कि कहाँ की है? ये भी डेनमार्क की हो जाएंगी। विक्टोरिया कहाँ की है? ये भी डेनमार्क की हो जाएगी। और यह जो है पहले ये जो है विक्टोरिया बनी है, ये मिस यूनिवर्स 2024 हो जाएगी। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगी एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो हुआ इसमें कौन जीता है प्रथम स्थान पे? भारत, जो कि राजगीर में हुआ था। और किसको हरा दिया? ये चाइना को हरा दिया। ठीक है, हाँ महिले वाला है। आगे बताइए डेनमार्क जो है ना किस प्रायद्वीप पर स्थित है? ये तो जटलैंड प्रायद्वीप पे जो है वो स्थित हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ पड़ती है? कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की जो है वो राजधानी जो है वो पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में आईओसी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ना 2024 में विटाली पेट्रोव का जो सम्मानित किया गया है। विटाली पेट्रोव जो 21 देश से संबंधित है ये, तो ये आपको यूक्रेन से संबंधित हो जाएंगे। कहाँ संबंधित है? यूक्रेन से। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी हो जाएंगी। और आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लुसाने जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और ये बताना है आपको कि आईओसी के द्वारा ओलंपिक की स्टार्टिंग कब किया गया था? 1894 में। आज 23 जून 1894 में इसको स्टार्ट किया गया था। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है?
थॉमस वाक। आईओसी कौन है? थॉमस वाक जो इसके अध्यक्ष होंगे। और 33वें क्रम का ओलंपिक कहाँ खेला गया है? पेरिस में खेला गया। और 34वें क्रम का जो है वो कहाँ खेला जाएगा? ये लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है वो 34वें क्रम का जो है वो खेला जाएगा। चलिए अब जो है जो कि करंट अफेयर का पीडीएफ था, मतलब उसके हिसाब से करंट अफेयर का जो सीरीज दिया गया था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आप लोग के सामने जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बेस्ट कम्बिनेशन के द्वारा जो है वो क्लास 6 से लेके और 10th तक जो है वो आपको स्टार्ट किया जाएगा, जो कि केमिस्ट्री हो जाएगा। और पिछला जो वीडियो दूगो मतलब एक वीडियो लगाया गया जो संडे स्पेशल हो जाएगा, उसमें लिखा भी गया था कि उसका टाइटल भी अंतिम आहुति की तहत क्लास लिया गया था। उसमें आपको फिजिक्स और जो है बायोलॉजी जो वो करा दिया गया था, बाकी केमिस्ट्री जो बच गया था। तो कुछ ऐसा उम्मीद के साथ फिर से उपस्थित हो चुके हैं कि मतलब जो छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी गलतियां जो है मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको अगर जो डेली विद्यार्थी पढ़ते होंगे उनको तो पता ही होगा। मतलब जो माइनर मिस्टेक आपके सामने एग्जाम में ऑप्शन को देखने के साथ होता है, इस वीडियो के देखने के बाद कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लीजिएगा, ताकि जो एग्जाम आने वाला है उसको आप फोड़ रखने की काबिलियत जो है वो रखते हैं। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक जो है ना वो किसको कहा गया है? ये लेवोजियर को कहा गया। और लेवोजियर कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक हो जाएंगे। और ये किस शताब्दी में खोजे थे? ये 18वीं शताब्दी में जो इसको जो है वो खोजे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर बताना आप लोग को। मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर बार में गलती कर लीजिए, जो क्वेश्चन का पूछा है उसका ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए लकड़ी का जलना जो है ना किस परिवर्तन का उदाहरण है? यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का चुंबकीयकरण ये किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें चुंबकत्व करके फिर से उसका चुंबकत्व गुण को आप हटा सकते हैं। ये कैसा उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा चीनी का नमक या नमक का चीनी में मिश्रण किसका उदाहरण है? भौतिक का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा कि सोडियम को पानी में डालना यह किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम जो कि पेट्रोलियम होता है, जो कि एलपीजी है, इसका अगर दहन है तो किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा तो ये देखिए जलना रासायनिक है और गलना पिघलना जो है क्या है? भौतिक है। लेकिन बीपीएससी जो आंसर लिया है इस बार जो है वो दोनों ले लिया, एक से अधिक मतलब भौतिक और रासायनिक जो है दोनों मान रहा है। ठीक है, हर बुक में इसके बारे में विवादित है। अभी आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अगरबत्ती का जलना कैसा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा खाने का पचना कैसा उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा जो लोहे पर जंग लगना ये कैसा उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? ये बढ़ जाता है, मतलब तत्कालिक भार बढ़ जाता है। लेकिन अगर लगातार अगर लगले रह जाएगा तो उसका आयु जो है ना वो जो क्या होता है? घट जाता है। मतलब लोहे का जो है वो जो उसका क्षमता रहता है उससे वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। बताइएगा जंग लगने के लिए जो है ना किस किस कारक का होना जरूरत है? ऑक्सीजन और नमी। मतलब हवा और नमी दोनों जो है यह जब तक नहीं रहेगा किसी भी लोहे में जंग जो है वो नहीं लग सकता। और लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन, जिसको जस्तीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाती है। और उसमें जो है ना पहले उस जो किया जाता है, मतलब जंग लगने से पहले लोहे को साफ किया जाता है। वो किस अम्ल से किया जाता है? ये HNO3 और H2SO4 इस दोनों से क्या किया जाता है? लोहे को पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तब जाके लोहे पे क्या चढ़ाया जाता है? जस्ता जो है वो चढ़ाया जाता है, ताकि जंग जो है वो न लगे। देखिए लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, लेकिन घट क्या जाता है? उसका आयु, उसकी आयु क्या होती है कुंदन बाबू? घट जाती है। लेकिन बढ़ क्या जाता है? भार बढ़ जाता है। सिर्फ आयु नहीं बोलना है, भार बढ़ जाता है, उसका आयु जो है वो घट जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि किस द्रव में लोहे का कील जो है ना अपना चमक जो है वो खो देता है? तो ये ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको कोका कोला बोलिए या फिर आप पेप्सी बोलिए, थम्स अप बोलिए या शीतल पेय पदार्थ बोलिए, मतलब इसमें क्या होता है वो अपना जो है चमक जो है वो खो देता है। उसके बाद उसमें जो है ना वो जंग धीरे धीरे ना वो काला उसका क्या कहते हैं उसको लगने लगता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन से किसको बचाया जाता है? लोहा को जो है वो बचाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा कि जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। और जस्ता का जो है ना वो संकेत क्या होता है? जेडन इसका संकेत हो जाएगा। बताइएगा कि लवण युक्त जल जो है ना यह जंग लगने की प्रक्रम की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर लवणीय जल जो है अगर आप उसमें किसी भी कील को दिमाग में छोड़ दीजिएगा तो जंग लगने की तेजी जो है ना वो और स्पीड में बढ़ जाती है। मतलब जो जंग उससे नहीं लगेगा उसको उसमें मतलब डुबा के रखने से क्या होता है? जंग जो है वो तेजी से लगने लगता है। मतलब उसकी प्रक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए आगे बताइए कि मानव शरीर में जो है ना
मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम पूछ रहा है इसमें, तो सबसे अधिक H2O होता है, उसका प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जल के प्राकृतिक अणुओं में जो है ना, जल एक प्रकार का यौगिक है या तत्व हो जाएगा, तो जल एक यौगिक हो जाएगा, ठीक है। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि जल जो है ना, इसका क्वथनांक जो है वो कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसी को केल्विन में पूछेगा तो 373, यानी 273 में 100 जोड़ दीजिएगा तो 373 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और इसी को रेडियन में पूछेगा तो 80 जो है, 80 रेडियन जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल का भी शुद्धिकरण जो है ना, किस विधि द्वारा किया जाता है, आसवन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और जो प्रभाजी आसवन होता है उसके लिए डीजल पेट्रोल, जो भूमि के अंदर से जो आपको कच्चा तेल निकलता है उसको शुद्ध करने के लिए प्रभाजी आसवन। समुद्री जल हो जाएगा तो आसवन, और जो भूमिगत जो है निकलता है कच्चा पदार्थ जो कि जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, प्रभाजी आसवन जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा कि किशमिश को जल में डालने पर क्या होता है, फूल जाता है, तो किस विधि द्वारा फूल जाता है, परासरण, विसरण द्वारा नहीं, विसरण द्वारा जो है ना सुगंध और दुर्गंध, हाँ विसरण द्वारा सुगंध और दुर्गंध वायुमंडल में बैठता है, लेकिन परासरण द्वारा किशमिश क्या होता है, वो फूलता है। चलिए आगे बताइएगा। गैस का सीधे ठोस रूप में बदलना जो है ना, वो किसका उदाहरण हो जाएगा, गैस से सीधे आप ठोस में आ रहे हैं तो ये उदर उर्गपातन हो जाएगा, उदर उर्गपातन। और ठोस से सीधे गैस जा रहा है तो ये उसको उर्गपातन कहा जाएगा। ठोस से सीधे गैस में चले गए तो क्या हो जाएगा, उर्गपातन। और गैस से ठोस में आ रहे हैं मतलब उल्टा आ रहे हैं तो ये क्या आएगा, उदर उर्गपातन, इसी को कहा जाता है। आगे बताएगा वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वाष्प से द्रव में चला गया तो क्या हो जाएगा, संघनन। और द्रव से वाष्प में चला गया तो वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण का जो बिंदु दिया रहता है उससे पहले अगर वाष्पित हो जाता है तो वह घटना क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। वो क्या हो जाएगी, वाष्पन जो है वो कहलाती है। देखते हैं योगेश जी कितना कष्ट हो रहा है सो। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है, जो जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, मतलब ठोस टू सीधे गैस, तो क्या कहलाती है, उर्गपातन कहलाती है, ठीक है। बताइएगा जैसे कपूर, आयोडीन, गंधक, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है क्या हो जाएगा, उर्गपातन विधि द्वारा होता है। और पूछता है क्वेश्चन की सल्फर का जो है ना वो संकेत क्या होता है, एस। और उसको डिनोट जो है ना सांकेतिक भाषा में कैसे करते हैं, नहीं, उसको गोल घेर के बीच में प्लस का साइन जो रहता है ना, उसको मतलब पीरियोडिक टेबल में दर्शाने के लिए जो है, मतलब गोल में जिस प्रकार जो, हाँ, जो कि डाल्टन के सिद्धांत से दिया गया था, और जो डॉक्टर में प्लस का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह से सल्फर का जो है वो संकेत किया जाता है। बताइएगा कि NH4Cl का अन्य नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अन्य नाम पूछ रहे हैं, ये नौसादर हो जाएगा। और नौसादर जो है ना व्यापारिक नाम हुआ। नौसादर जो है इसको किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये उर्गपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। बताइएगा जो किस अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है, बेंजोइक एसिड का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में किया जाता है। और जो समुद्री घास जो होता है वो किस आयोडीन से प्राप्त किया जाता है, लेमिनेरिया नामक आयोडीन से प्राप्त किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च दाब तथा निम्न ताप पर जो है ना गैस किस अवस्था में चले जाते हैं, ये संघनन अवस्था में चले जाते हैं। उच्च दाब और निम्न ताप पर द्रव किस अवस्था में चले जाते हैं, संघनन अवस्था में चले जाते हैं। आगे बताइएगा प्रथम सबसे हल्की गैस कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। प्रथम पूछ रहा है सबसे हल्की गैस कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा ना तब कौन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। पहला सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन। और दूसरा पूछेगा तो हीलियम हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को आवारा गैस भी कहा गया है, हाइड्रोजन। आवारा गैस भी और आवारा तत्व भी है, दोनों गैस और तत्व दोनों में कॉम्बिनेशन आता है, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइएगा कि हाइड्रोजन जो है ना इसमें ज्वलनशील की मात्रा अत्यधिक होती है या कम होती है, ये अधिक होती है। हाइड्रोजन जो है वो अत्यधिक उच्च ज्वलनशील पदार्थों में जो है वो आता है। बताइएगा वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। लेकिन अब जो आंसर लेता है वो नाइट्रोजन भी लेता है। तो नाइट्रोजन अगर ऑप्शन में न रहे तो आप हीलियम भी मार सकते हैं, हीलियम न रहे तो नाइट्रोजन भी जो है मार सकते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा फुटबॉल देखें ना, फुटबॉल उसमें भी कौन गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है। बताइएगा कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारे में हीलियम रहती है। हीलियम हल्का रहता है तब तो ऊपर रहता है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील उसको भरेगा तो वो फूट ही जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए जो है ना अस्पतालों में किस किस गैस का मिश्रण किया जाता है, ये ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मिलाया जाता है। जो गोताखोर जो सांस ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जो पानी में कूदते हैं उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम लगा रहता है। चलिए हाँ अंदर, हाँ अंदर जाता है,
हीलियम वही ना बोले हीलियम मिलाया था, दोनों का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम पूरा रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन लेगा ना, नाइट्रोजन ऊपर में थोड़ा ऊपर रहता था, ऊपर रहता है। ओ बहुत चलिए अंदर रहता था हीलियम। आगे बताइए। क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और कल हमने बताया भी था कि नाइट्रोजन के बीच कौन सा आबंध बनता है? ट्रिपल आबंध बनता है। और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड जो है बनता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि तेल और नमूने को जो है ना लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किसका किसका उपयोग किया जाता है? तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस का भी, हीलियम और नाइट्रोजन जो कि आपको जो कि 5 रुपया 2 रुपया में चिप्स मिलता है, उसमें जो है भर के रखा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है जो अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए किस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम में रहता है। बताइएगा ये हाइड्रोजन और हीलियम का जो ये सिलेंडर रहता है, वो उसमें सिलेंडर में गैस जो रहता है वो किस अवस्था में रहता है? ये द्रव अवस्था में रहता है। जो सांस लेने वाला गैस रहता है वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। जो आप घर में खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं वो भी द्रव अवस्था में ही रहता है। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर गैस भरा है, वो किस अवस्था में रहता है? द्रव। हिलाइएगा ना तब लगेगा कि अंदर में कुछ है, वो क्या रहता है? वो द्रव अवस्था में रहता है। बताइएगा जो कोल्ड ड्रिंक, फिर सोडा और लेमन सोडा, क्लब सोडा, ये सब जो है ना किस में किसका मिश्रण हो जाएगा? तो ये द्रव में गैस का मिश्रण हो जाएगा। द्रव में गैस। देखिएगा उसको हल्का ढक्कन खोलिएगा ना, पूरा गैस जो क्या होता है हिला के खोलिएगा तो बाहर फेंक देगा पूरे, तो वो क्या होता है? वो द्रव में गैस का मिश्रण जो है वो हो जाएगा। आगे बताइए वाला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस को जो भरा जाता है उसमें किस दाब पर उसको भरा जाता है? तो न्यून दाब पर। उसको न्यून दाब पर जो है उसको जो है भरा जाता है। आगे बताएगा पंप पर जो तेल भरा जाता है उसमें क्या भरा जाता है? पंप भरण प्रणाली द्वारा भरा जाता है, जिसको पेट्रोल और डीजल जिसमें भरा जाता है। ठीक है बताइएगा। हाँ, प्रणाली का नाम दिए हुए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है कि वर्षा का जल जो है ना ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध होता है और आशुद्ध जल हमेशा क्या होता है? विद्युत का फिर बोले कुचालक होता है। इसको अचालक बोलिए। आशुद्ध मतलब हो गया शुद्ध जल, और वर्षा का जल कैसा होता है? शुद्ध जल होता है, और इसलिए विद्युत का क्या होता है? कुचालक, यानी इससे विद्युत प्रवाह जो है वो नहीं हो सकती है। बताइए अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर के अंदर खाना जो है ना वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, सुन लीजिए। उच्च क्वथनांक और दाब क्या होता है? घट जाता है। दाब घटता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी बढ़ जाता है। बढ़वे करता है, दोनों बढ़ता है। हाँ, दाब बढ़ जाता है, इसके दाब बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ जाता है। और इसमें जो है ना डिग्री सेल्सियस में पूछना चाह रहे थे कि कितना डिग्री से कितना डिग्री बढ़ जाता है? तो ये 125 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस जो है लगभग में इसका दाब जो है ना उसके अंदर कितना रहता है? 125 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक जो वो हो जाता है। बताइएगा बारूद की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोजर बेंकन के द्वारा किया गया था। बताइएगा क्वेश्चन है जो सोडा या नाइट्रेट, यानी सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3। इसी को नाइटर भी कहा जाता है, सोडा या नाइटर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पारा का जो है संकेत क्या होता है? Hg होता है। बताइए खड़िया का सूत्र क्या है? खड़िया का CaCO3। चूना पत्थर का भी CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का भी CO3 होता है। संगमरमर का भी CaCO3। मतलब खड़िया बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, संगमरमर बोलिए या खल्ली बोलिए, ये सब क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर जो है ना यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? द्रव। पारा का ये अयस्क होता है, लेकिन यह एक प्रकार का जो है द्रव धातु में इसको जो है गिना जाता है। क्या हो जाएगा? ये द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए यह द्रव धातु हो जाएगा। और ब्रोमीन हो जाएगा तो ये द्रव अधातु में आता है, द्रव अधातु में। और जो ब्रोमीन जो है ना, ब्रोमीन, उसका रंग कैसा होता है? ये भूरा लाल होता है, हल्का भूरा और हल्का लाल होता है। ये किस अवस्था में रहता है? हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। ये भूरा और लाल। आपको ऑप्शन में पूछल क्वेश्चन है, रंगहीन पूछा था, ऑप्शन में देगा रंगहीन है, लाल है, एनसीईआरटी का बात बोल रहे हैं, लाल है या रंगहीन है या लाल द्रव्य है या भूरा लाल है, तो कैसा हो जाएगा? ये भूरा लाल द्रव्य हो जाएगा। चलिए आगे बताया क्वेश्चन है कि अंडे का जो आवरण बना होता है वो किसका होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 का बना होता है। ठीक है, आगे बताया कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो ठीक है जो कि जिलेटिन नामक प्रोटीन का भी होता है, जो कि किस में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील जो है वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया कि परमाणु मॉडल जो सबसे पहले दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? J.J. थॉमसन के द्वारा। क्रम पूछा सबसे पहले J.J. थॉमसन, उसके बाद जॉन्स डाल्टन के द्वारा दिया गया था, उसके बाद जो है आपको रदरफोर्ड, उसके बाद नील्स बोर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत जो है ना, इसमें बताइएगा कि नाभिक की त्रिज्या जो है ना वो कितना मीटर रखी गई थी? 10 के पावर -15, 10 के पावर -15। और कोटि पूछ देगा तो
-13 हो जाता है। कोटि कितना होता है? -13, और त्रिज्या पूछेगा तो -15 मीटर, -15 मीटर। ऐसे में कोटि पूछ देगा तो नाभिक की कोटि क्या हो जाएगी? तो -13, 10 के पावर -13 मीटर ही होगा। वो भी किस में होगा? मीटर में होगा। देखिए इसने पूछे हुआ था क्वेश्चन, हमेशा इस सेट में था, इसलिए इसको याद किए हुए थे। 10 के पावर -13 बताएगा। नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या पूछ देगी तो 10 के पावर -10, यानी नाभिक बड़ा होता है। नहीं, उसका आंसर मतलब यही लिया था, एनसीईआरटी किताब में देखे थे, कोटि -13 ही आंसर लिए हुए थे, 10 के पावर -13, और गूगल पे भी ट्राई किए थे, वही देता 10 के पावर -13। परमाणु की कोटि देखिए ना, अपने आ जाएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या जो है ना वो कितना होती है? 10 के पावर -10, और नाभिक की त्रिज्या पूछेगी तो 10 के पावर -15। ये किस में रहता है? मीटर में रहता है। 10 के पावर -10 को ही कितना एंगस्ट्रॉम कहा जाता है? 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि एक फर्मी जो है ना कितना मीटर कहते हैं? -15, और ये एक फर्मी ही जो है किसकी त्रिज्या हो जाएगी? नाभिक की त्रिज्या हो, एक फर्मी हो जाएगी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह जो है उस पर आवेश बताइए कितना कूलम्ब आवेश होता है? 19, -1.60 22 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब जो है यह हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? JJS थॉमसन हो जाएंगे। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? गोल्डस्टीन। और आपको जो है न्यूट्रॉन के हो जाएंगे तो ये जेम्स चैडविक हो जाएंगे। देखिए ये प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है ना ये गोल्डस्टीन हो जाएंगे, लेकिन नाभिक उसका नामकरण जो है प्रोटॉन का कौन दिए थे? रदरफोर्ड। ये इसलिए कभी कभी ऑप्शन में गोल्डस्टीन न रहे तो रदरफोर्ड भी रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। खोजकर्ता हो जाएंगे प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, लेकिन नामकर्ता कौन हो जाएंगे? रदरफोर्ड हो जाएंगे। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर लगभग जो है ना कितना द्रव्यमान होता है? लगभग पूछेगा तो ये 0 रहता है। ये नगण्य के मात्रा में इसको रखा गया है। ये पूछल क्वेश्चन है 6 to 8 का है ना, पूछल, जो एग्जाम रद्द हो गया था उसमें पूछा हुआ था, जो इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 1 या 1 से कम या 1 से अधिक या नगण्य के बराबर होता है। क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का लगभग द्रव्यमान पूछेगा ना तो कितना होता है? नगण्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा वो केजी में होता है ना, वो 9.109 गुना 10 के पावर -31 किलो होता है। बताइएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? उसी में जो है ना आप प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है ना ये लगभग द्रव्यमान पूछेगा तो 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन का भी लगभग द्रव्यमान पूछेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि कक्षा को जो है ना KLMN से दिखाया जाता है तो ये कहाँ तक जाता है? कल भी बताया था ये बात, Q तक जाता है। कहाँ जाता है? Q तक जाता है। और यह जो है इसको किस मॉडल के हिसाब से रखा गया था? नील्स बोर के मॉडल से सजाया गया है, और उसके लिए सूत्र लाया गया था 2n² रखा गया था। इसी को बोर बोरी मॉडल भी कहा गया है। और जिसमें n जो है किसकी संख्या होती है? कक्षाओं की संख्या होती है। और इसमें अगर आपको बोलेगा कि बढ़ते क्रम में सजाने के लिए तो सबसे कमजोर कौन कक्षा हो जाएगा? K, और सबसे मजबूत कौन हो जाएगा? Q, यानी K से बढ़िए KLMNOP और Q तक जो है वो चले जाना है आपको। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो K में जो है ना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 होगा। K में 2, L में कितना होगा? 8, 2 8, n² होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। L में 8 हो जाएगा। M में कितना होगा? 18, N में 32, उसके O में 50, उसके बाद 72, उसके बाद Q में 98 हो जाएगा। मतलब इसको बैठा दे जाइए 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 6 7 करके बैठा दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 2 से गुना करते जाइए। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की परमाणु प्रोटॉन की संख्या जो है ना वो किसके बराबर होती है? तो ये आपको जो है परमाणु संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी P बराबर क्या होता है? Z। P बराबर Z बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, बोल रहे हैं। आगे बताएगा कि परमाणु द्रव्यमान किसके किसके योग के बराबर होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे बताइएगा जो आणविक सूत्र बताएगा, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H6। देखिए आणविक सूत्र अलग है और मूलानुपाती सूत्र अलग होता है। ये आपको यही पूछेगा कि मूलानुपाती देख के आणविक का ऑप्शन दे देता है। ठीक है ना, तो आणविक सूत्र हो जाएगा बेंजीन का C6H6, और मूलानुपाती पूछेगा तो CH हो जाएगा। ठीक है, आणविक सूत्र हो जाएगा C6H6 और मूलानुपाती बेंजीन क्या होगा? CH हो जाएगा, यानी CH उसका मेन है, बाकी उसमें 6 गो हाइड्रोजन है, 6 गो कार्बन हो जाएगा, जो कि बेंजीन कहलाता है। उसी प्रकार इथेन का जो है ना C2H6 होता है मूलानुपाती आणविक सूत्र, और मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH3 हो जाएगा। CH3 इथेन आता है। C2H6 हुआ तो
कार्बन एक हाइड्रोजन 3 होता है, अनुपात खाली है दोनों का। हाँ तो अनुपात तो बोल रहे हैं 2 3 6 होता है तो 1 और 3 हो जाता है तो कट के 1 नहीं होगा, इसलिए 6 से 6 कट जाता है तो इसमें C और H बचता है, इसमें C2H6 है तो 2 3 6 एक नहीं लिखाता है तो CH3 हो गया। आगे बताएगा H2O का क्या हो जाता है तो वही सेम हो जाएगा 2 अनुपात 1 तो H2O का मूल अनुपात क्या होगा H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका सूत्र क्या हो जाएगा H2O2 हो जाएगा। इसका आणविक पूछ देगा तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, वही अनुपात हो जाएगा मूल अनुपात H 1 और 2 O 1 हो तो H और O हो जाएगा सीधे, ठीक है ना। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा क्या योगेश जी बड़ा उठ बैठ कर रहे हैं। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि चांदी के चम्मच से क्या खाना वर्जित होता है, अंडा खाना वर्जित है। सोच सकते हैं यहाँ खाने के लिए स्टील का चम्मच नहीं मिल रहा है और साइंस में लिखा हुआ है कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि चांदी जो है ना अंडे में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है जो कि शरीर के लिए क्या होती है हानिकारक होती है। आगे बताया कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, और हाल ही में कहाँ कराया गया था यूएई में कृत्रिम वर्षा कराया गया था, बादल फट गया वहाँ क्या आ गया बाढ़ आ गया था। ठीक है बताइएगा कि किसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 क्या कहता है लूनर कास्टिक कहा जाता है। और ये वही AgNO3 है जो कि इलेक्शन के बाद कहाँ लगाया जाता है उंगली में जो है वो लगा दिया जाता है, वो जल्दी जो है वो नहीं छूटता है, वो वोट देने के बाद ही लगा दिया जाता है, उसी को लूनर कास्टिक या AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट भी जो है वो कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराने में और सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा तो ये बोर में वोट में स्याही में जो वो लगाया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफिक सेल में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग करके कांच पर लिखने के लिए किया जाता है HF, जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कहा जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, और यह इसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। और कांच काटने में किसका उपयोग किया जाता है काला शीशा का, काला हीरा का, काला शीशा नहीं काला हीरा को जिसको बोट कहा जाता है इसका उपयोग किसे काटने में किया जाता है कांच को काटने में किया जाता है। आगे बताएगा कि हीरा का जो है ना उसमें कौन सा प्रसंकरण होता है sp3, हीरा में कौन होता है sp3। सारा चीज कल आपको कराया में कुंदन जी पता है ना, हीरा में कब कराया गया था, हीरा में कौन होता है sp3 और उसी का प्रूफ होता है ग्रेफाइट, और कार्बन का प्रूफ होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में क्या होता है sp2 हो जाएगा। ठीक है बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अगर A + B = AB हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन या वियोजन, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, यही से आपको फंसाएगा आपको कि इसमें कौन सी अभिक्रिया आपको जो ऊपर में दे देगा और आपको पूछेगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्या कोई दिक्कत तो ये A + B = AB हो रहा है, मतलब एगो और दूगो को जोड़ के एगो बन रहा है तो वो क्या हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया जो है वो हो जाएगी। और AB से अगर AB और घट के अगर तीर के निशान दाहिने साइड में जा रहा है और A + B हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया, जिसको जो है अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए अगर A + B = AB हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, और AB से अगर टूट रहा है A और B में अलग अलग टूट रहा है तो वो उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कुछ और देख लेते हैं। चलिए बताइए कि ग्लूकोज का सूत्र जो वो क्या हो जाएगा C6H6 C6H12O6 हो जाएगा, और चीनी पूछेगा तो C6H22O11 हो जाएगा। ठीक है ना, खाली 12 बोल के निकल गए, C6H22O11 22 बोले थे हाँ, अंग्रेजी में हमने समझ पाते हैं, हिंदी बोला कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुनिएगा कि अगर एक अभिक्रिया का नाम बता रहे हैं आपको बताना है वो कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है ना, हम आराम से बोलते हैं, आप आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर HCl में अगर NaOH को जोड़ेंगे तो NaCl और H2O निकलेगा। HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, यानी अम्ल में क्षार की अभिक्रिया बना कर रहे हैं तो वो आपको NaCl क्या होता है लवण, नमक में लवण हो जाएगा, और H2O निकल रहा है, यानी अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण और जल निकल रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब अम्ल HCl हो जाएगा, NaOH क्या हो जाएगा क्षार। एक याद रखिए हमेशा जिसके अंदर लास्ट में OH लगा होता है ना वो अधिकांश क्षार ही होता है ना। तो HCl + NaOH जो है हाँ OH- देता है, तो ये OH जो है वो उसको तीर के अगर दाहिने साइड जाएगा तो वो जो रिएक्टेंट बनता है तो NaCl + H2O निकल रहा है, मतलब लवण और जल निकल रहा है, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी उदासीनी, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने के बाद लवण और जल बाहर मुक्त हो रहा है क्या जी, तो कौन सी अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। मारिए मुँह ठोक के जवाब दीजिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो
अगर CO2 की अभिक्रिया अगर H2O से करा रहे हैं तो वो आपको ग्लूकोज के साथ साथ जो है ना आपको ऑक्सीजन देता है और जल निकलता है, ठीक है ना। इसको संतुलित कीजिएगा तो ये आपको जो है ना आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है। और इसी को जो अभिक्रिया में पूछेगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। मतलब ऐसे ही पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण के बाद किस किस का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज प्लस जल और ऑक्सीजन इस तीनों का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो है ये ग्लूकोज बनता है, पानी निकलता है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये निकलता है। वही ऑक्सीजन अपन लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, सांस के रूप में लेते हैं, सिर्फ लेते नहीं है, सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो धोबन सोडा का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, बस पूरा कौन बोलेगा, Na2CO3 इंटू 10H2। धोबन सोडा का जो है ना आपको रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और आपको बेकिंग यानी जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बताइएगा कि कांच, साबुन और कागज के निर्माण में किस सोडा का उपयोग किया जाता है, ये धोबन सोडा का, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। धोबन सोडा इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। बताइएगा जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में भी सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। और आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बेकरी के रूप में किस सोडा का उपयोग किया जाता है, बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अग्निशामक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, खाने वाला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक जो चुट्टी उट्टी काट लेता है तो खाने वाला उपयोग किया जाता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में भी खाने का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूध को अम्लीकृत होने से रोकने के लिए भी यही खाने वाला सोडा उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई काट लिया, जैसे खतरनाक जो जहर वर्ष में घुसा है, बिच्छू काट लिया, चींटी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, उसमें लोहा नहीं रगड़ना है, क्या रगड़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा जो है, हाँ उसमें भी क्षारीय रहता है, उससे भी आराम मिल जाता है। हाँ क्षार उसमें भी रहता है, उसमें भी कुछ काम देता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि बताइएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑक्सी या हाइपो दोनों बोल सकते हैं। और इसका सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, CaOCl2 जो इसका सूत्र हो जाएगा। बताइएगा पानी को कीटाणु रहित बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, यही CaOCl2 किया जाता है। शौचालय की सफाई में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीकारक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये किसका पूरा नाम हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेमी मतलब आधा हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। कहीं कहीं हाफ न दे के जो, हाँ 0.5 भी देता है, अगर हाफ दाहिने साइड नहीं दे रहा है तो 2 इधर दे देगा, इधर कितना दे देगा, बायां में 2 लगा देगा, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O दे देगा, या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O दे देगा, या हाफ न दे के बोले सकते 0.5 भी देता है। इसको 1/2 को आप कैसे भी तोड़ सकते हैं, या बायां में 2 से गुना कर दीजिए तो दाहिना में आधा से गुना नहीं करना पड़ेगा। अगर दाहिना में आधा से गुना नहीं कर रहे हैं तो 0.5 से क्या कर दीजिए, गुना जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो इसका जो है वो नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिप्सम को जो है ना कितना केल्विन पर गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ये 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, 120 नहीं लेना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी 100 लेता है, लूसेंट में 120 लिखा है भले, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी उठाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को गर्म कीजिएगा, यानी 373 केल्विन, योगेश बाबू 373 केल्विन बोलिए, 100 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, जिप्सम में इतना डिग्री में आग लगाइएगा तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खिलौना बनाने में, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, नक्काशी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्ति का कास्ट डिजाइन पैटर्न जो होता है, जिसको मुकुट भी कहते हैं, उसका खाखा तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद उसमें मिट्टी से उसको लेप दिया जाता है, वो भी क्या जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कारण ही जो है वो बनता है। आगे बताएगा कि श्वेत श्याम फोटोग्राफ यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में किसका उपयोग किया जाता है, ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, AgBr का उपयोग जो वो किया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा, 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, और इसका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और उसका हो जाएगा, हाँ 2 को लगता है, डाई हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा हो जाता है, हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और डाई किसका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का डाई हो जाएगा, ठीक है। और हेमीहाइड्रेट हो जाएगा तो है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा तो ये हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और जिप्सम हो जाएगा तो ये डाइहाइड्रेट, 2 वाला में डाई और आधा वाला में हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप समझ गए ना,
चलिए आगे बताइएगा, इसमें सूत्र में Ca होता है या Cu होता है? Ca होता है, यानी कैल्शियम का ये सब एस खोलेगा, इसलिए क्या जाएगा Ca। बड़ा गौर से देखना पड़ता है, ऑप्शन में Cu भी लिखा रहता है, Ca रखिएगा, हमें समझ गए ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि रेडियो सक्रियता की खोज किस द्वारा किया गया था? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा किया था। रेडियो सक्रियता की खोज किस द्वारा किया गया था? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। रेडियम की खोज पूछेगा ना तो वो मैडम क्यूरी हो जाएंगी। आगे बताइएगा कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किस द्वारा किया गया था? मैडम प्यूरी थे, प्यूरी नहीं मैडम क्यूरी, और उनके पति का नाम क्या था? पियरे क्यूरी। दोनों क्यूरी थे, एगो मैडम जी थे, एगो पियरे क्यूरी थे। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों मिलकर रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, 3 और 11 में क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, बताइएगा जो वेग जो होता है ना, वेग ये प्रकाश के वेग के कितना भाग के बराबर होता है? 1/10वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा कि बीटा वेग का जो होता है, यानी बीटा का जो वेग होता है ये प्रकाश के कितने वेग के बराबर होता है? तो ये 9/10 भाग के बराबर होता है। अल्फा हो जाएगा तो 1/10 और बीटा हो जाएगा तो 9/10 और लेमडा हो जाएगा तो ये प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन की भेदन क्षमता में बात कीजिएगा तो सबसे अधिक, हाँ गामा है, लेमडा ने गामा है, इसमें लगता है लेमडा लिख ले, लेमडा ही होगा, गामा ही होगा। तो गामा किरण की खोज किस द्वारा किया गया था? पॉल बिलार्ड। उससे हेनरी बेक्यूरेल भी देता है, ये पॉल बिलार्ड, हेनरी बेक्यूरेल भी देता है, ये पॉल बिलार्ड, दोनों याद रखिए। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की, उसके बाद बीटा की, उसके बाद अल्फा की। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो फोटोग्राफिक में जो है ना इसका ठीक उल्टा हो जाता है, अल्फा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद हाँ प्रभावित करता है, उसके बाद गामा का। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? अल्फा का। सबसे उससे कम बीटा का, सबसे कम गामा का, सबसे कम गामा का। और भेदन क्षमता छेदने की बात करेगा तो उल्टा दीजिए, गामा बीटा अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो बताएगा सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है ना वो किससे मिलता है? ये नाभिकीय संलयन से मिलता है। बताएगा हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है किस प्रकार के से किया गया? ये संलयन। कौन संलयन? अनियंत्रित। हाँ ठीक है, अनियंत्रित है, मतलब विखंडन वाला संलयन वाला बम तम जितने छूटता है ना, क्या होता है? अनियंत्रित में होगा, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। लेकिन यही परमाणु में आ जाएगा तो क्या जाएगा? विखंडन। अनियंत्रित परमाणु का विखंडन। इसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है हाइड्रोजन में और उसमें विखंडन। और हाइड्रोजन बम की खोज किस तरह किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, 52 में किया गया था। और ये इसके द्वारा किया गया था, परमाणु बम की खोज है वो ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे काम करता है, जो कि हो जाएगा आपको परमाणु बम। और इसका सबसे पहला प्रयोग कब किया गया था? 6 अगस्त 1945 को किया गया था। और इसमें जो है इसका कोड रखा गया था लिटिल बॉय, स्मॉलिंग बुद्धा, लिटिल बॉय रखा गया था। वो उपग्रह का प्रक्षेपण है, लिटिल बॉय हो जाएगा, जिसका कोड रखा गया था लिटिल बॉय, 6 अगस्त 1945 को रखा गया था। और इसमें जो है ना हिरोशिमा पे बम गिराया गया था। और इसमें जो है उपयोग किया गया था यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। उसमें उपयोग किया गया था प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। इसका कोड रखा गया था मोटा लड़का, फैट मैन, मोटा आदमी रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो हिरोशिमा पर गिरा था वो कौन सा गिराया गया था? यूरेनियम। वो कोड था लिटिल बॉय यूरेनियम, और 235, और नागासाकी पे प्लेटेनियम 239। बताइएगा कि ग्रेफाइट और जो D2O जो कि भारी जल होता है, इसका उपयोग जो है वो पदार्थ के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। इससे जो है नाइट्रोजन क्या कहते हैं, उसकी दर क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, उसका न्यूट्रॉन का जो है वो दर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि नियंत्रक के रूप में परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है? बोरोन और कैडमियम, दोनों याद रखिएगा, बोरोन और कैडमियम होता है। ठीक है ना। और यह जो है न्यूट्रॉन की दर को क्या करता है? चार्ज करता है, आवेशित करता नहीं, चार्ज करता है। कम तो वो करता है मंदक के रूप में, और जो आप दे रहे हैं नियंत्रक क्षर के रूप में दिया जाता है। क्षर क्या होता है? वो अवशोषित करता है, अवशोषित करने का काम जो वो करता है। और जो शीतक होता है, जो कि ठंडा करने का काम करता है, वो हो जाएगा आपको सोडियम और पोटेशियम, जो कि अब ठंडा करने का काम करता है, वो क्या जाएगा? शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम। 3 को बात याद रखिए, जो कि D2O
और आपको एक हो जाएगा ग्रेफाइट। ये क्या करता है, मंदक के रूप में काम करता है। इससे न्यूट्रॉन की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। और आपको जो क्षर के रूप में किया जाता है वो बोरोन और कैडमियम का क्षर होता है। वो उसके दर को, न्यूट्रॉन के दर को क्या करता है, सोख लेता है, अवशोषित करता है, चार्ज करता है, अवशोषित करता है। आवेशित सुन लिए थे क्या, अवशोषित कर लेता है और बाकी जो ठंडक देता है उसको सोडियम और पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। और यूरेनियम जो है ना वो ईंधन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में काम करता है। और ये एक प्रकार का भारी ईंधन होता है। पूछता है इनमें से कौन भारी ईंधन है, तो ऑप्शन में यूरेनियम भी रहता है। यूरेनियम कैसा ईंधन है, भारी ईंधन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कुछ पदार्थ जो होते हैं ना ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे कि आपको हो जाएगा ओजोन, ये ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में काम करता है। H2O2 जिसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में जो वो काम करते हैं। बताइएगा वैसी या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक के साथ हो रही है वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो वो कहलाती है। ठीक है, बताइएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि गैस का नियम, ये तो उल्टा पूछ दिया। बताइएगा बॉयल का नियम गैसीय नियम है या नहीं है, ये गैसीय नियम है। चार्ल्स हो जाएगा तो भी गैसीय नियम है। गेल उसेक हो जाएगा तो भी गैस का नियम है। अगला क्वेश्चन है एवोगाड्रो का नियम भी हो जाएगा तो ये गैसीय नियम हो जाएगा। डाल्टन का भी नियम जो है गैसीय नियम है। आदर्श गैस हो जाएगा, ये भी गैसीय का नियम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि आंशिक दाब का नियम जो है ना किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। आंशिक दाब का नियम जॉन डाल्टन, और गुणित अनुपात का नियम भी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। देखिए फिर सुन लीजिए, आंशिक दाब का नियम जॉन डाल्टन, गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन और स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन का आंशिक दाब का जो नियम हुआ था वो पहली बार जो है ना किस गैस पर लागू हुआ था, तो ये जल गैस पर लागू हुआ था। और जल गैस का सूत्र क्या होता है, CO+H2। डाल्टन भी गैस का नियम दिए थे। डाल्टन से परमाणु का सिद्धांत नहीं दिए थे, ये गैसों का भी नियम दिए हुए थे, जिसको आंशिक दाब का नियम कहा गया है। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम जो है वो किस पर लागू हुआ था, जल गैस पर। और जल गैस का सूत्र क्या होता है, CO+H2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्हेनियस के अनुसार जो है ना वो अम्ल क्या देगा, वो H+ देगा। ठीक है, H+ आयन देगा। और क्षार क्या देता है, OH- देता है। ठीक है, ब्रोस्टेन लॉरी के अनुसार जो है ये आयन क्या देता है, अम्ल क्या देता है, प्रोटॉन देता है। और क्षार क्या देता है, प्रोटॉन लेता है। प्रोटॉन देता है अम्ल और लेता कौन है, प्रोटॉन क्षार ले लेता है। ठीक है, और लेविस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है अम्ल, और निर्जन जोड़ी जो त्याग करता है वो कौन करता है, क्षार करता है। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है, तीखा या कड़वा होता है। बताएगा pH का मान जो है ना 7 से कम किसका होता है, अम्ल का होता है। और क्षार हो जाएगा 7 से अधिक। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अम्ल चालक होता है या कुचालक होता है, चालक होता है। अम्ल कैसा होता है, चालक होता है। ठीक है, और क्षार कैसा होता है, क्षार भी क्या होता है, ये भी सुचालक होता है। क्षार भी क्या होता है, सुचालक हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अगर अम्ल को हल्दी के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल के साथ वो कैसा व्यवहार करेगा, पीला व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा, पीला व्यवहार करेगा। और क्षार के साथ व्यवहार करेंगे तो वो लाल व्यवहार करता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर जो है ना ये किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। लीचेन उसको बोला जाता है। और यह जो है ना मतलब बिना रूप में अगर रहेगा तो किस कलर का रहेगा, ये बैगनी कलर का। मतलब वो अगर ऐसे रहेगा ना, न अम्ल है न क्षार है, उदासीन अभिक्रिया में रहेगा तो उस पर कौन सा कलर रहता है, बैगनी कलर का जो रहता है। बताइएगा जो परवल अम्ल को जो है ना वो कौन सा अम्ल कहा जाता है, खनिज अम्ल कहा जाता है। क्या अम्ल कहा जाता है, खनिज अम्ल कहा जाता है। जैसे HCl हो गया आपको, HNO3, ये सब कैसा अम्ल है, परवल अम्ल है। इसी को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। जो कि पेट को अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा जिसके कारण जो है ना वो अम्लीय वर्षा होती है। तो SO2 और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और आपको सल्फर क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इस दोनों के कारण क्या होता है, ये अम्ल का वर्षा जो है वो होता है। कारक उसका जो है ना बनता है CO2 के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उसके कारण भी बनता है। लेकिन आंसर अगर लेता है ना तो NO2 और SO2 लेता है। अगर इसके पूछेगा, हाँ तीनों वही ना बोल रहे हैं, तीनों लिया है। हाँ SO2 और CO2 भी लिया है, ये इसमें लिया गया इसलिए बोले थे वो। और इसमें एक और क्वेश्चन हम ये पूछ रहे थे कि अम्ल वर्षा अगर होती है तो किस अम्ल का स्राव होता है,
ये H2SO4 का H2SO4 अगर अम्ल वर्षा हो रही है तो कौन सा अम्ल गिरेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ऊपर से क्या होता है? गिरता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि कार्बोनिक अम्ल जो है ना ये दुर्बल अम्ल है या दुर्बल अम्ल नहीं होगा? ये कार्बोनिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल जो है वो हो जाता है। बताएगा लिटमस लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। उसका रंग कैसा होता है? बैगनी रंग होता है। बताएगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक एसिड। तेफिन भूल जाइए, अम्ल पूछ रहे हैं हम। ये टेनिक जो है अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि अम्ल को अगर गर्म करेंगे तो इसकी अम्लीयता बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। अम्ल गर्म कीजिएगा तो उसकी अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से उठाए हुए क्वेश्चन। आगे बताएगा कि एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। बताइएगा कि प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है? एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है। लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। उसी को मेथेनोइक बोलिए, कुछ बोलिए। बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। मनुष्य के उदर में कौन पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। कच्चे फल सेब में कौन सा पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड है। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड। और जो है ना प्रोटीन जो है ना वो हो जाएगा गुलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अम्ल पूछेगा तो गुलेटिन अम्ल हो जाएगा तो गुलेटिन हो जाएगा, और ग्लूमेटिक अम्ल हो जाएगा, और प्रोटीन हो जाएगा तो गुलेटिन नामक प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। आगे बताएगा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। जीवाणु की बात करेगा तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से क्या होता है? दही बनता है, खट्टा भी होता है। ठीक है। बताएगा हरी घास हो जाएगा तो बेंजोइक एसिड। पत्ता में कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक एसिड पाया जाता है। बताइएगा सोडा वाटर में कौन सा एसिड रहता है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। और ये एक प्रकार का दुर्बल एसिड होता है। इसको पीने में लोग जो उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा मुंह सनसना के जो है वो रह जाता है। ठीक है ना। आगे बताएगा नींबू और नारंगी में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो बैटरी में जो अम्ल का उपयोग किया जाता है उसका पीएच वैल्यू कितना से कितना के बीच रहता है? वो 0 से 1 के बीच में रहता है। मतलब अम्लीय बहुत हाई पावर रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है। बताइएगा जठर रस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 से लेके 2 तक रहता है। मतलब 1.2 से 2 तक होता है। ये सब एनसीईआरटी का डाटा है, बाकी सब 1 लाइन में लिखा रहता है इधर। अम्ल वर्षा कितना होता है? तब अम्ल वर्षा होती है, कारण बताए। अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछेगा ना तो ये आपको 2.0 से लेके 5.6 तक होता है। मतलब 2 से लेके 5.6 तक। 5.6 से अगर घट गया तब अम्ल वर्षा होता है, लेकिन घट के कहाँ तक आएगा? 2 तक आएगा। 2 से लेके 5.6 तक हो जाएगा। बताइएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। और लार का पूछेगा तो 6.6 दिए हुए। लार का 6.5 होता है। 5.5 जो है ना वो कॉफी का होता है। 5.5 कॉफी का होता है। 6.6 लिखे हुए हैं। शुद्ध जल का कितना होता है? शुद्ध जल का 7 होता है। शुद्ध जल कितना होता है? खून नहीं है, शुद्ध जल है। शुद्ध जल कितना होता है? 7 होता है। बताइए कि मानव मूत्र का कितना होता है? इसमें 7.3 दिए हुए हैं। छोड़िए, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए इसमें पीएच मान देखिए ना बहुत उल्टा पुल्टा दे ले इसमें आगे अदर बुक की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा जो न्यूलैंड्स जो थे ना वो कौन सा नियम दिए थे? अष्टक नियम दिए थे। और यह केवल हल्के तत्व पर ही जो क्या होते थे? लागू जो है वो होते थे। ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स की तालिका जो है ना इसमें जो है ना कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया था? हैलोजन के साथ जो वो रखा गया था। आगे बताइएगा न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 56 तत्वों की। 56 न्यूलैंड्स के समय जो है ना वो 56 गो तत्वों की जो वो खोज हुई थी। और यह जो है ना इसका अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही जो वो लागू होता था। और बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस न्यूलैंड्स जो थे ना, इस न्यूलैंड्स बोल रहे हैं वो तो ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। 1817 में इसको खोज किए थे। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा समीकरण दे ले इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो ब्लॉक जो होता है जिसको बांटा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? एस, पी और डी और एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। बताइएगा कि किस ब्लॉक का दूसरा नाम संक्रमण तत्व है? डी ब्लॉक हो जाएगा। और अंतः संक्रमण हो जाएगा तो एफ ब्लॉक का जो है इसको अंतः संक्रमण भी जो है वो कहा जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है,
जो लेंथेनाइड श्रेणी में जो है ना तत्वों की संख्या कितनी होती है 14 गो, और एक्टिनाइड में कितनी होती है, इसमें भी 14 होता है। तो 14 कितना होता है 28 गो, मतलब अंतर संकरण में कितना होता है 28 गो तत्व जो है वो हो जाते हैं। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, जो रेडियो सक्रिय तत्व को जो है ना किस श्रेणी में रखा गया है, ये लेंथेनाइड की श्रेणी में जो है उसको रखा गया है। आगे बताइएगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 माइनस बराबर 0 हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हीलियम का उपयोग जो है ना कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये गोताखोर द्वारा सांस लेने में, अस्पताल में सांस लेने में, और वायुयान के टायरों में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, और इसका सबसे पहले गणना किसके द्वारा किया गया था, कैकुले के द्वारा किया गया था। कहीं बताए थे कैकुले के द्वारा क्या किया गया था, सबसे पहले इसकी गणना जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p2, 6 या 2 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 4 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, 2 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसको यूनिवर्सल तत्व के नाम से जाना जाता है, तो कार्बन को कौन सा तत्व, हाँ यूनिवर्सल वही अंग्रेजी में, यानी सार्वभौमिक तत्व के नाम से किसको जाना जाता है, कार्बन को जाना जाता है। बताइएगा कि कार्बन के बीच जो है ना कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। और धातु और अधातु के बीच कौन सा बंध बनता है, यह आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और कार्बन के बीच जो है वो सहसंयोजक बॉन्ड जो है वो बनता है। बताइएगा कि कार्बन जो स्टील में क्या मिलाने से जो है ना वो कठोर हो जाता है, कार्बन मिलाने से क्या हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। बताइएगा कि फुलेरिन में कार्बन परमाणुओं को जो है ना किस आकार में व्यवस्थित किया गया है, तो ये फुटबॉल के आकार में इसको जो है वो व्यवस्थित किया गया है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फुलेरिन की आकार जो है ना वो किसके आकार का तरह होता है, वो तो ये जियोडेसिक के आकार का, ये आपको जो है फुलेरिन का आकार जो है वो जियोडेसिक आकार भी जो है वो हो जाएगा। आगे बता दिया कि आप प्राकृतिक रबर में गंधक मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वलनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वलनीकरण कहलाती है। इसी को हाँ वल्कनीकरण जो ये कहलाती है। बताइएगा कि धातु और अधातु इसमें दोनों का गुण पाया जाएगा, वो क्या कहलाता है, उपधातु। और क्या गो उपधातु है, 7 गो जो उपधातु जो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से है कि किसी ईंधन के 1 ग्राम को पूर्ण रूप से जलाने पर जो उसका मान उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, उष्मीय मान जो वो कहा जाता है। और उष्मीय मान कैसा है, मतलब क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम से कितना किलो जूल निकल रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम में कितना किलो जूल ऊर्जा निकल रही है वही क्या हो जाएगा, उसमें मान किलो जूल बटे किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का डाटा है वकील साहब, कोई दिक्कत। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्यूटेन जो है वो किस में पाया जाता है, मुख्य रूप से एलपीजी में पाया जाता है। एलपीजी में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन हो जाएगा। बायोगैस में पूछेगा तो मीथेन, बायोगैस में मीथेन, और संपीड़ित गैस में भी मीथेन में पाया जाता है। हाँ मीथेन ही पाया जाता है, वही बोल रहे हैं, सीएनजी में मीथेन, बायोगैस में भी मीथेन, और एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा जैव शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह बर्जीलियस के द्वारा जो है जैव शक्ति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, यह बर्जीलियस के द्वारा जो है वो दिया गया था। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार, लुसेंट में 3 प्रकार के दिए, इसमें 2 प्रकार के दिए हैं, संतृप्त और संतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये लुसेंट का डाटा है, और इसमें दिए हुए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त हो जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, एल्केन, और संतृप्त हो जाएगा तो एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन हो जाएगा तो CnH2n, और एल्काइन हो जाएगा तो CnH2n-2 जो है यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एंथ्रेसाइट जो है ना, यह सबसे किस कोटि का कोयला है, उच्च कोटि का कोयला, और इसमें कितना % कार्बन रहता है, 90 से 95+, यानी 85+ में दिए हुए 90 से 95+ एंथ्रासाइट में क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 80 से 85 किस में रहता है, बिटुमिनस। ये दूसरे क्रम का आता है कार्बन में, सबसे अधिक एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस, और सबसे कमजोर हो जाएगा तो पीट कोयला। इसमें जो है ना आपको जो है बहुत कम रहता है, 50 अंडर 50 जो है इसके अंदर जो है क्या रहता है, 50 से 60 जो है इसके अंदर जो है वो कार्बन की मात्रा जो है वो रहती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि दलदली जगहों पर जो है कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन, और मीथेन गैस को अन्य नाम क्या होता है, मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से मीथेन को जो है वो जाना जो है वो जाता है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस ही निकलती है, ठीक है। और मीथेन गैस को जो है ना माइंस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोयले के खदानों से जो है माइनस से निकलती है, इसलिए इसको माइंस गैस भी कहा जाता है। मवेशी के जुगाली से भी मीथेन गैस ही निकलती है, ठीक है। और बायोगैस में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। बायोगैस से मीथेन गैस हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपको एक और गैस का नाम बताए थे जो कि हो जाएगा आपको CNG, इसमें भी कौन निकलता है? मीथेन गैस ही इसका मुख्य घटक जो है वो हो जाएगा। आगे बताएगा, साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम जो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा हो जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि सुहागा हो जाएगा तो ये बोरेक्स। और इसका सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2 हो जाएगा। बताएगा पोटेशियम नाइट्रेट का अन्य नाम क्या होता है? सोडा या नाइटर KNO3। और लाल दवा हो जाएगा तो पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4 हो जाएगा, ठीक है। बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं? चूने का पानी। फूला हुआ चूना या बुझा हुआ चूना या चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस। और बिना बुझल हो जाएगा तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो जाता है अन्य नाम? फिटकिरी। ये K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रास इंटू 24H2, यही क्या होता है? फिटकिरी का सूत्र जो है यह होता है, ठीक है। आगे बताएगा जिप्सम हो जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और डाई हो जाएगा तो जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। संगमरमर हो जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसका सूत्र जो है वो हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कल के लिए क्वेश्चन देख लीजिए। अब जो है जो बताइएगा अगला क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉनिक खोज कौन किए थे? जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। बताइए आंशिक दाब का नियम कौन दिए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बताइए हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। त्रिक नियम कौन दिए थे? डोवेराइनर दिए थे। गैसों का विसरण नियम कौन दिए थे? ग्राहम के द्वारा दिया गया था। गुणित अनुपात का नियम कौन दिए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिए थे? लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था, ठीक है। बताइए अष्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड्स दिए थे। और निश्चितता का सिद्धांत किसको दिया गया था? हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है वो अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो दिया गया था। अब कुछ लास्ट क्वेश्चन है जो कि बता दीजिएगा, कुछ सूत्र है इसमें बताइएगा। जो बोर्ड सब सूत्र पूछिए लिए हैं वही इसमें दिए हुए हैं, चलिए रहने देते हैं। तो जो आपको केमिस्ट्री का जो PDF बनता था उसके माध्यम से जो आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक जो एक प्रकार के अंतिम आहुति के तहत रिवीजन जो वो कराया गया है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाला था उसको पूरे तरीके से हम लोग के द्वारा करा दिया गया है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो कल के लिए क्वेश्चन जो है, कल के लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सुन लीजिएगा कि मनुष्य का जो फेफड़ा होता है, क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, मनुष्य का फेफड़ा जो है उसकी आकृति किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, मनुष्य का फेफड़ा किस आकार का होता है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले जो आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज में, इसके अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे सब परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।